आज की ये कहानी सुनकर आपका शरीर बिल्कुल सुन पड़ जाएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ सामान सिर्फ सामान नहीं होता, कुछ चीज़ें अपने साथ किसी की यादें नहीं बल्कि किसी की अधूरी मौत भी लेकर आ सकती है। और अगर ऐसी कोई चीज़ गलती से आपके हाथ लग जाए तो हो सकता है वो आपको कभी छोड़कर ही ना जाए। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो दो जुड़वा बहनों की है, अनाहिता और अनुष्का, जिनकी पहली बाइक ट्रिप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। साल 2024, दिल्ली की भीड़, ट्रैफिक और भागदौड़ से दूर जाने का सपना दोनों बहनें कई सालों से देख रही थीं। बचपन से लेकर कॉलेज तक दोनों कभी अकेले कहीं नहीं गई थी। घर वाले उन्हें हमेशा साथ रखते थे, लेकिन अब दोनों की नौकरी लग चुकी थी। अपने पैसों से उन्होंने अपनी पहली ट्रिप प्लान करी। हिमाचल, पहाड़, ठंडी हवा, घुमावदार सड़कें और अपनी पसंदीदा बाइक। दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सुबह 4 बजे दोनों दिल्ली से निकली, हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट हुई और सफ़र शुरू हो गया। पूरा रास्ता दोनों हंसती रहीं, कभी गाने, कभी वीडियो, कभी फ़ोटो और कभी पहाड़ों के बीच रुककर चाय। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि शाम होने से पहले उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। शाम लगभग 5 बजे दोनों एक सुनसान से मैगी पॉइंट पर रुकी। पहाड़ के किनारे बना छोटा सा लकड़ी का ढाबा, 4 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, एक पुरानी लकड़ी की मेज़ और पास ही धुंध में गायब होती हुई सड़क। वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग अंकल और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। दोनों ने पुराने ऊनी कपड़े पहने थे, चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। ना वो आपस में बात कर रहे थे, ना किसी की तरफ देख रहे थे। बस सड़क के दूसरी तरफ खाली पहाड़ियों की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। अनुष्का ने धीरे से कहा, बहन इन दोनों को देखो, कितने अजीब लग रहे हैं। अनाहिता मुस्कुराई और बोली, अरे शायद यहीं लोकल के होंगे। इतने में मैगी वाले अंकल ने 2 प्लेट मैगी लगा दी और स्टीम मोमोज सामने रख दिए। ठंडी हवा में गर्म मैगी का स्वाद दोनों सारी थकान भूल गई। उधर वे बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपना बिल दिया और बिना किसी से कुछ कहे सड़क की तरफ चलते हुए धुंध में कहीं गायब हो गए। उनके जाने के करीब 5 मिनट बाद अनुष्का की नज़र एक पुराने भूरे रंग के बैग पर पड़ी। अनाहिता, ये शायद उन्हीं का बैग है। दोनों ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। मैगी वाले से पूछा, उसने भी कहा, अभी जो बुजुर्ग गए हैं शायद उन्हीं का होगा। अनाहिता बोली, चलो जल्दी चलते हैं, हम बाइक से हैं, आगे मिल जाएंगे तो दे देंगे। दोनों ने बैग उठाया, बाइक स्टार्ट करी और उसी सड़क पर निकल पड़ी। 10 मिनट, 20 मिनट, पूरा आधा घंटा बीत गया, लेकिन ना कोई बुजुर्ग दिखा, ना ही कोई स्कूटी और ना ही कोई इंसान। सिर्फ घुमावदार सड़कें और जंगल और बढ़ता हुआ सन्नाटा। अनुष्का ने पीछे देखते हुए कहा, अनाहिता ये लोग आखिर गए कहाँ? अनाहिता ने बाइक धीमी की। अजीब है यार, इतनी देर में तो हमें मिल जाना चाहिए था। दोनों ने कई किलोमीटर का सफ़र किया, फिर भी कुछ नहीं। अब उन्हें खुद अजीब लगने लगा। उन्हें बाइक सड़क किनारे रोक दी, बैग खोला। दोनों को लगा शायद उसमें मोबाइल होगा या कोई पहचान पत्र, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर दोनों हैरान हो गईं। उसमें सिर्फ 3 पुरानी बच्चों की कॉपियाँ थीं, कुछ टूटी हुई रंगीन पेंसिल, एक छोटा सा लाल खिलौना और एक पुराने कपड़े का रुमाल। अनुष्का ने पहली कॉपी खोली। पहले पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था ABCD। दूसरे पन्ने पर सिर्फ गोल गोल काली लकीरें। तीसरे पन्ने पर एक घर बना था, घर के सामने 3 लोग, 2 बड़े और उनके बीच एक छोटा सा बच्चा, लेकिन उस बच्चे का चेहरा पूरी तरह काले रंग से मिटाया हुआ था। अनुष्का के हाथ अपने आप कांपने लगे। अनाहिता, ये किस बच्चे की कॉपी होगी? अनाहिता ने बाकी कॉपियाँ भी देखी। हर पन्ने पर बस वही ABCD, अधूरे चित्र और हर चित्र में बच्चे का चेहरा गायब। उसे लगा शायद किसी मासूम बच्चे की पढ़ाई की कॉपी होगी। उसने बैग बंद किया। चलो यहीं किसी सुरक्षित जगह पर रख देते हैं, अगर किसी को होगा तो मिल जाएगा। सड़क किनारे एक पत्थर था, उन्हें बैग वहीं रख दिया और बिना पीछे देखे फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जिस पल उन्होंने उस बैग को छुआ था, उस पल कोई और भी उनके साथ चल पड़ा था। और अब वो उनके पीछे नहीं था, बल्कि उनके बिल्कुल पास था। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ कभी किसी को डराते नहीं, लेकिन अगर पहाड़ किसी को पहचान लें तो फिर वापस लौटने का रास्ता भी आसान नहीं होता। शाम अब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। हवा पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी हो गई थी। सड़क पर अब उनकी बाइक के अलावा कोई नहीं था। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई होटल, ना कोई घर, बस देवदार के लंबे पेड़ और उनके बीच आती हुई हवा की सीटी जैसी आवाज़।
अनुष्का ने हेलमेट के अंदर से धीरे से कहा, अनाहिता पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अनाहिता ने हंसकर बात टाल दी। जंगल है ऐसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी बिल्कुल यही महसूस हो रहा था। करीब 10 मिनट बाद बाइक की हेडलाइट एक मोड़ पर पड़ी और उसी रोशनी में सड़क से कुछ दूरी पर एक देवदार के पेड़ के नीचे 2 इंसान खड़े नजर आए। वही बुजुर्ग आदमी और उसकी पत्नी, दोनों बिल्कुल चुप। दोनों की नज़र सीधे अनाहिता और अनुष्का पर। बाइक अपने आप धीमी हो गई। अनुष्का का गला सूख गया। अनाहिता, अनाहिता, ये तो वही लोग हैं ना? अनाहिता ने उनकी तरफ देखा। अगले ही पल बिजली चमकी और वो दोनों गायब हो गए। शायद दोनों को भ्रम हुआ होगा, ऐसा उन दोनों का मानना था। दोनों ने खुद को समझाया, लेकिन दोनों की आवाज़ में अब वो भरोसा या फिर दम नहीं था। दोनों ने फिर बाइक आगे बढ़ा दी। करीब 5 मिनट बाद पीछे से किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ आई, इतनी साफ जैसे कोई बहुत पास बैठा हो। अनुष्का ने तुरंत पीछे देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। अनाहिता, सुना तूने? अनाहिता बोली, क्या? बच्चे की हंसी। अनाहिता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने भी वह आवाज़ सुनी थी। रात और गहरी होती जा रही थी, तभी बाइक का इंजन अपने आप बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच चारों तरफ घना जंगल। मोबाइल निकाला तो कोई नेटवर्क नहीं। दोनों ने कई बार सेल्फ स्टार्ट दबाया, कुछ नहीं। अनुष्का लगभग रोने लगी। अनाहिता, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ एक बहुत धीमी सिसकारियों की आवाज़। कोई रो रहा था। पहले लगा हवा का भ्रम है, लेकिन फिर आवाज़ साफ होने लगी। एक आदमी और एक औरत दोनों रो रहे थे। ऐसा रोना जिसमें दर्द भरा था और किसी को पुकारने की बेचैनी भी। दोनों ने एक साथ सड़क के दाईं तरफ देखा। पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी चट्टान के पीछे वही बुजुर्ग दंपति खड़े थे। इस बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों अपने हाथ जोड़कर नीचे सड़क की तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ मांग रहे हों। अनुष्का चीख पड़ी, अनाहिता चल यहाँ से भाग। अनाहिता ने कांपते हाथों से फिर सेल्फ स्टार्ट दबाया। इस बार बाइक एक झटके में स्टार्ट हो गई। दोनों बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से निकल गए। करीब 20 मिनट बाद उन्हें दूर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहाँ रोशनी थी, कुछ ट्रक भी खड़े थे। दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने पानी लिया और ढाबे वाले से पूछा, भैया आगे रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल और आंटी दिखाई दिए थे, क्या वो यहीं के रहने वाले हैं? ढाबे वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और बोला, कहाँ देखे? बस जंगल के बीच रो रहे थे। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बोली, हाँ। ढाबे वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, रात में ऐसी बातें मत किया करो बिटिया, और अगर सच में देखे हैं तो आज रात सफ़र मत करना। यह कहकर वह अंदर चला गया। दोनों ने उसे कई बार आवाज़ दी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। अब डर उनके दिल को पूरी तरह घेर चुका था। उन्होंने फैसला किया कि किसी होटल तक पहुंचकर ही रुकेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, अजीब घटनाएं भी बढ़ती जा रही थी। कभी उन्हें ऐसा लगता कि कोई बाइक को बिल्कुल पीछे बैठा है, कभी हेलमेट के पास किसी बच्चे की सांस महसूस होती। एक बार तो अनुष्का ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे की सीट पर कुछ सेकंड के लिए एक छोटा बच्चा बैठा था, उसकी गोद में। वही पुरानी कॉपी थी। वह सिर झुकाकर कुछ लिख रहा था, लेकिन जैसे ही अनुष्का ने दोबारा देखा, सीट खाली थी। अनाहिता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनाहिता बोली, कौन सी? वो बैग हमें उठाना नहीं चाहिए था। अनाहिता अब जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। करीब आधी रात होने के बाद घने कोहरे के बीच उसने दूर एक मंदिर की घंटी सुनाई थी। उस सुनसान सड़क में वह आवाज़ किसी उम्मीद की तरह थी। दोनों ने बिना एक पल गवाए बाइक उसी दिशा में मोड़ दी। कुछ मिनट बाद कोहरे के बीच पत्थरों से बना सैकड़ों साल पुराना एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक दीपक जल रहा था और दरवाजे पर सफ़ेद दाढ़ी वाले एक व्रत पुजारी खड़े थे। मानो वो पुजारी अनाहिता और अनुष्का का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखते ही सिर्फ एक बात कही, आखिर वह किताब तुम तक पहुंच ही गई। अनाहिता और अनुष्का के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनाहिता ने कांपती आवाज़ में पूछा, बाबा आप किस किताब की बात कर रहे हैं? पुजारी ने बिना कुछ कहे मंदिर के भीतर आने का इशारा किया। मंदिर के अंदर घी के दीपक जल रहे थे।
अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी, लेकिन मंदिर के बाहर बहती हवा में अब भी वही सिसकारियाँ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अभी भी रो रहा हो। पुजारी ने दोनों को बैठाया और कुछ क्षण आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस बैग को तुमने रास्ते में से उठाया था वह कोई साधारण बैग नहीं था। अनुष्का की धड़कन तेज हो गई। उसमें 3 कॉपियाँ थीं। पुजारी ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, एक लाल खिलौना और टूटी हुई रंगीन पेंसिलें। दोनों बहनों की सांसें जैसे रुकी गईं। उन्होंने तो यह बात किसी को बताई ही नहीं थी। फिर पंडित जी को कैसे पता? पुजारी ने गहरी सांस ली और बताया कि कई साल पहले यहीं पास के एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनका एक ही बेटा था, करीब 5 साल का। वह रोज इन्हीं कॉपियों में ABCD लिखना सीखता था, घर बनाता था और हर चित्र में अपने मम्मी पापा को बनाता था। पुजारी की आवाज़ भर गई। एक बरसती शाम पहाड़ी सड़क पर उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। बच्चा वहीं चला गया और बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन माँ बाप किसी तरह बच गए। उस हादसे के बाद उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। हर रात उन्हें लगता जैसे उनका बेटा घर लौट आया हो। सुबह सवेरे जब वो उठते तो वही कापियाँ उन्हें खुली मिलती। उन पर नई नई टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनी होती, कभी A, कभी B, कभी C, कभी अधूरा घर। गांव वालों ने कहा शायद दुख ने उनका मन तोड़ दिया है, लेकिन एक रात मैंने अपनी आंखों से वह सब देखा। मंदिर में अचानक घंटी अपने आप बज उठी। दोनों बहनें सहमकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पुजारी ने बिना पीछे देखे कहा, डरना मत, वे यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। अपने बेटे की हर याद से भागने के लिए वे लोग उन कॉपियों को बार बार कहीं दूर छोड़ आते थे, कभी किसी ढाबे पर, कभी किसी मैगी पॉइंट पर, तो कभी किसी अड्डे पर। लेकिन अगली सुबह वही बैग फिर उनके दरवाजे पर रखा मिलता। अनुष्का की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो दोनों रो क्यों रहे थे? पुजारी ने उत्तर दिया, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी कि कोई उनके बेटे की आखिरी निशानी को सम्मान के साथ विदा करे। वे उसे फेंक नहीं पा रहे थे और अपने पास रख भी नहीं पा रहे थे। उसी क्षण मंदिर के बाहर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। फिर वही हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। अनाहिता ने कांपते हुए बाहर देखा। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में वही कॉपी थी। उसने कॉपी खोली और उंगली से ABCD लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने मुस्कुराकर मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। पुजारी ने अग्निकुंड तैयार किया। उन्होंने कहा, इन कॉपियों को जलाना यादों को मिटाना नहीं है, यह उस अधूरी पीड़ा को विदा करना है जो वर्षों से इन पन्नों से बंधी हुई है। अनाहिता और अनुष्का तुरंत वापस उसी जगह पहुंची जहां उन्होंने बैग छोड़ दिया था। हैरानी की बात यह थी कि बैग अब भी वहीं रखा था, जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। दोनों उसे लेकर मंदिर लौटी। पुजारी ने वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया। घंटियां बजने लगी। हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर के दीपक कांपने लगे। जैसे ही कॉपियां अग्नि को समर्पित हुईं, एक तेज हवा का झोंका पूरे मंदिर में घूम गया। उसी पल मंदिर के बाहर वही बुजुर्ग दंपति दिखाई दिए और इस बार उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे। उन्होंने दोनों बहनों की तरफ देखा, धीरे से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पहली बार मुस्कुराए। उनके पीछे वही छोटा बच्चा खड़ा था। उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और तीनों धीरे धीरे सफ़ेद धुंध में समाते चले गए। कुछ ही सेकंड में वहाँ कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पहाड़ों में गूंजती मंदिर की घंटियाँ। उस रात अनाहिता और अनुष्का ने मंदिर में ही रुककर सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह जब वे उठी, आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रही। कई महीनों तक वे किसी पहाड़ी रास्ते पर नहीं गई। रात होते ही उन दोनों को वही सिसकारियाँ, वही धुंध और वही बच्चा दिखाई देता था। समय के साथ जख्म भरने लगे। आज वो फिर घूमती हैं, नई जगहें देखती हैं, लेकिन आज भी अगर किसी सुनसान रास्ते पर उन्हें कोई लावारिस सामान दिखाई देता है तो वह बिना छुए सबसे पहले स्थानीय लोगों या फिर पुलिस को इसकी सूचना देती हैं, क्योंकि हर छोड़ी हुई चीज़ सिर्फ एक खोया हुआ सामान नहीं होती। कभी कभी वह किसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना भी हो सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सिर्फ इसे डरावनी कहानी समझकर मत भूलिए। सुनसान रास्तों पर किसी का भी छोड़ा हुआ सामान अपने साथ
ले जाना सही नहीं है। इस सिचुएशन में हमेशा स्थानीय प्रशासन या फिर पुलिस को सूचना देना होता है। मैं फिर मिलूंगा एक और नई रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री राम।